हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं रैपिड डोज में। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कहीं और भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। आइडिया वही है, पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए, टॉपिक्स जो अगर आपके 20 हैं उनको आप लिखिए और उनको पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है पोस्टल वोटिंग से रिलेटेड है कि ये पोस्टल वोटिंग बेसिकली अदरवाइज़ क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि आपके पोस्टल वोटिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके जो आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, डिफेंस फोर्सेस वाले होते हैं, उनकी पहले ही पोस्टल के हिसाब से पहले ही वोटिंग हो जाती है। ठीक है, और जब भी कभी आपकी जैसे काउंटिंग हो रही होती है तो सबसे पहले पोस्टल वोट्स ही खुलते हैं। ठीक है, तो पोस्टल वोटिंग का एक्चुअल में क्या क्या मतलब है? प्लूरल वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, वेटेड वोटिंग, सीक्रेट वोटिंग। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है प्रॉक्सी वोटिंग। ठीक है, आप वहाँ पे नहीं हैं टेक्निकली, बट यू आर स्टिल गिविंग योर वोट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये बात कर रहा है कि इंडियन रिपब्लिक में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके हाथ में है। ठीक है, अब देखिए ऑफिशियली पेपर्स पे, इफ़ वी हैव टू सी ऑफिशियली पेपर्स पे देखा जाए तो हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट? ठीक है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट की ही रहती है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑफिशियली देखना है आपके जितने भी काम हो रहे हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक जाता है। और 32 किस चीज़ से रिलेटेड है अगर आपको पता होगा तो वो रिलेटेड है रिट से। ठीक है जी, हमारी कभी भी इन्फ्रिंजमेंट हो फंडामेंटल राइट्स की तो कोई भी इंसान व्यक्ति आर्टिकल 32 के हिसाब से रिट इशू करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से और 226 के तहत हाई कोर्ट से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट? ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं। ठीक है, ही कैन टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, और उनको एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ही डज़ नॉट हैव द राइट टू वोट, मतलब ये वोट करने का अधिकार इनके पास नहीं है। ठीक है, और ये किसी भी कोर्ट पे भी जाके हमारे कंट्री की किसी भी कोर्ट में जाके वहाँ की प्रोसीडिंग्स भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन, ओरिजिनल वर्जन जो है यूपीएससी का वो आया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब जो है, अगर आपको कभी भी आएगा तो डेट्स तो हमेशा आपको रटनी ही होती है। 1 अक्टूबर 1926 जो है इसका जवाब है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी कब आया था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हेन वाज यूपीएससी फॉर्म्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आर्टिकल 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ डील करता है, वो इनमें से किस के साथ डील करता है? एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मंडल कमीशन, लैंड रिफॉर्म्स टू इंक्लूड कोंकणी, मनपुरी, नेपाली इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, या पंचायती राज। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? पंचायती राज, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको और क्या क्यूज़ लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन कब आया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से स्केड्यूल में आती हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोनों के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपने 6 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से 3 और टॉपिक्स निकाल लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो किसने एडवोकेट की थी? तो देखिए रूसो जो है उसने पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के बारे में बात करी है, गवर्नेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करी है रूसो ने। तो इसका सही जवाब क्या है? रूसो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? ढंग से पढ़िएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है, जैसे पॉलिटी फॉर ऑल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने भी ही बताया था
कि आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बोथ मेंबर्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट, चलो ये भी है, ठीक है जी। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, चलो ये भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिट बैठता है उसमें आता है इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, आर दे एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। पॉलिटिकल पावर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होगी, पार्लियामेंट होगी, द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव्स, या वी द पीपल। तो देखिए इसका सही जवाब है वी द पीपल। क्यों? हमारा जो प्रीएम्बल है उसकी लाइन ही इसी से स्टार्ट होती है, वी द पीपल हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो ये वी द पीपल से हमें पॉलिटिकल पावर मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेंबर ऑफ यूपीएससी जो हैं वो कैसे हटाए जा सकते हैं। ये पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, प्रेसिडेंट अगर एक यूनानिमस रिकमेंडेशन करे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी और रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। एक इंक्वायरी होती है और एक रिपोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट से, एंड देन द मेंबर ऑफ यूपीएससी कमीशन कैन बी रिमूव्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द सेट ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये देखिए आपको तो 3 आपकी टाइप की इमरजेंसी है, ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसी है, तो ये 2 तो चले गए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें है 352, 356 और 360, ठीक है, ये आपके नहीं है, एलिमिनेशन से ही निकाल दिया हमने, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी 3 टाइप की हमारी इमरजेंसीज होती हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ताकि आपके कमेंट्स से एंगेजमेंट भी पता चले कि आप एक्चुअल में इसको ढंग से देख रहे हैं। तो बताइए कि 3 टाइप की इमरजेंसी कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, या इन दोनों का ही। तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इकोनॉमिक राइट के बारे में किया है और फंडामेंटल राइट के भी बारे में किया है। तो सही जवाब क्या है? दोनों इसमें है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टेट के लिए दिए गए हैं, ठीक है जी, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल के लिए दिए गए हैं और कलेक्टिवली दिए गए हैं, अगर आपने ढंग से इनको पढ़ा होगा। तो ये बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है वो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकग्नाइज करता है माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप टू द पॉपुलेशन, या कलर। अब देखिए माइनॉरिटी जो है वो रिलीजन पे तो हो नहीं सकती, कास्ट पे भी नहीं हो सकती, ठीक है, वो आती है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू द ग्रुप है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में, ठीक है जी, 6 जो हैं वो एक मेजॉरिटी है, लेकिन अगर 6 को आप पूरे इंडिया में रहेंगे तो वो एक माइनॉरिटी बन जाएगी। तो वही है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई रिलीजन ही होगा, ठीक है जी। माइनॉरिटी में कोई ऐसी आपकी ट्राइब भी आ सकती है, या फिर कोई जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको भी माइनॉरिटी बनाने का अधिकार जो है स्टेट के पास है। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु इज़ एलिजिबल टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट ऑन बिल ऑन जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, ठीक है जी। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के लिए कौन है? अगर सपोज़ आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन अगर हो रहा है तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन है तो उसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, एक अनकहा सा रूल है, इलेक्टेड मेंबर्स को ज़्यादा आपकी तवज्जो दी जाती है, ठीक है, मतलब लोकसभा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा चलो ले सकते हैं मे बी, ठीक है जी। स्पीकर ऑफ लोकसभा यस, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, ठीक है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के लिए स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, ठीक है, यही डिसाइड करते हैं, ठीक है। और आपकी कन्वीन जो होती है उसमें भी लोकसभा के स्पीकर ही बैठते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 9, 10, 11, 12। तो देखिए इसमें जो है 11 है, ओरिजिनली हमारे 10 थे, फिर 11th जो है वो ऐड हुई थी। अब बताइए कौन से ईयर में और कौन सी अमेंडमेंट थी। ठीक है, अमेंडमेंट एंड ईयर बताइए कमेंट सेक्शन में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ऐड हुई थी। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, अब आप इसका जवाब दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेसी क्या फंक्शन है उसका, व्हाट डज ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, ओनली जुडिशियल फंक्शन, ओनली लेजिस्लेटिव फंक्शंस, या फिर लास्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो इसको अगर सपोज़ आप ले लीजिए कि एक IAS हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन तो वो करते हैं, यस। जुडिशियल फंक्शन देखिए उनके पास रेवेन्यू के भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके पास, तो जुडिशियल पावर्स भी हो गए, ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ आता है, तो वो भी है। तो देखिए ये तो तीनों ही है, और इन तीनों के एसेम्बलेशन जो है वो इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्वासी जुडिशियल, जो कि हमने रेवेन्यू के बारे में बात करी है, और क्वासी लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो स्कीम्स वगैरह के हैं। तो ये आंसर सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो हैं उनकी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसकी तरह है। ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो देखिए ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो एलिमिनेशन से ही हमने देख लिया, प्रेसिडेंट ऑफ USA के साथ जुड़ी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ USA और जो जुडिशरी का सिस्टम है वो ऑलमोस्ट हमारे USA से बहुत ज़्यादा मैच करता है। देखिए अब अगले क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है जी, डुअल जुडिशरी, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा जवाब है। क्यों? हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको क्या कहते हैं, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे संविधान का रखवाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज उसका भी कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडियन पिनल कोड जो है वो कब आया था। तो देखिए इसका सीधा सीधा आपको जो आप अगर बेयर एक्ट भी उठाते हैं तो इंडियन पिनल कोड ऑफ 1862 ये है, ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़माने से यूज़ हो रही चीज़ें, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा रिडंडेंट नहीं है, क्योंकि इसको जो है इंडियन पिनल कोड के बारे में अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी डेमोग्राफी के हिसाब से जो है ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए थे, ठीक है जी। और उसके जो इनफैक्ट आप अगर आपने कभी पटवारी ऑफिस विज़िट किया होगा या फिर तहसीलदार ऑफिस विज़िट किया होंगे, तो वहाँ पे मोहाल, रकवा या फिर मरले या जितने भी आपके वर्ड्स हैं जो पुराने पुराने हैं, वो आप देखेंगे कि दे एज बैक टू इवन मुग़ल टाइम्स, ठीक है जी, वो मुग़ल टाइम्स से भी करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ठीक है। और आप अगर कभी भी जाएं पटवारी या तहसीलदार ऑफिस में तो यूल गेट टू नो कि हाँ कितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं और अभी भी वो कारगर ही हैं, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये एक यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया है, कि इसमें कंप्राइज हैं प्रेसिडेंट, की एक बाइकैमरल है इन नेचर, या फिर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नेवर डिसॉल्व, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे ठीक हैं, ठीक है, ये सारे ठीक हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है तो ये आएगा कि अपर हाउस जो है, अपर हाउस क्या होता है, राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमारे जो लेजिस्लेटिव पावर जो है हमेशा इंटैक्ट रहती है। लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे रैपिड डोज के थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपने पेन एंड पेपर में अपने टॉपिक्स खुद ही ढूंढ लिए होंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको टॉपिक्स चाहिए, अगर आपको हर लेक्चर के बाद अगर आपको टॉपिक्स चाहिए मुझसे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है। जैसे कई बार होता है ना कि 20 टॉपिक्स मैंने एक स्लाइड में लिख दिए हुए हैं, ठीक है, जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं कर दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।